भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों की सोच को आज़ाद होने में भी और वक्त लगने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी जब हमारे देश में राजनीति की बात होती है तो हम धर्म और जाति को पूछते हैं, हम काम और इकोनॉमी को नहीं पूछते। और इसी धर्म और जाति के नाम पर ये राजनेता पॉलिटिकल पार्टीज़ हमको बेवकूफ़ बनाती हैं और हम खुद को बेवकूफ़ बनने देते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जनता को धर्म और राजनीति के नाम पर पागल बनाती हैं और कैसे जनता पागल बनने से बच सकती है और अपने नागरिक होने के कर्तव्य को अच्छे से निभा सकती है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो जेंडर, रिलीजन, कास्ट फॉर क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस को। भुखमारी से, हाँ भेदभाव से, हाँ पक्षवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो। तो जैसा कि चैप्टर का नेम ही सजेस्ट करता है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इस चैप्टर में हम 3 अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शुरुआत करते हैं जेंडर के साथ। हमारे देश में जेंडर डिवीज़न बहुत कॉमन है। जेंडर डिवीज़न का मतलब मेल और फीमेल को, मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट ना करना। शुरू से ही हमारे देश में एक सोच रही है कि घर के अंदर का सारा काम वुमेन को करना होगा और घर के बाहर के सारे काम वो सब मैन को करने होंगे। और इसी से एक सिस्टम बना जिसको हम कहते हैं सेक्शुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो सेक्शुअल डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये यकीन किया जाता है, बिलीव किया जाता है कि घर के अंदर के सारे काम जैसे चूल्हा जलाना, खाना पकाना, साफ़ सफाई करना, ये सारे काम वुमेन के हैं और घर के बाहर के सारे काम मेन को करने होते हैं। जिससे क्या होता है, जो मेन घर के बाहर काम करता है तो वो काम सबको दिखता है, तो वो लोग सब लोग मेन के काम की वैल्यू करते हैं और वुमेन का काम किसी को नहीं दिखता तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम आज के टाइम पर हमारे देश में हो रही है। वुमेन के काम की वैल्यू नहीं की जाती है, जिसकी वजह से वुमेन का सोसाइटी में जो इंपॉर्टेंस है वो दिन ब दिन घटता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उनको आज के टाइम पर मेन के बराबर ट्रीट नहीं किया जाता, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। जो मेन हैं वो भी कुछ ऐसे काम करते हैं जो वुमेन करती हैं, जैसे खाना पकाना, जैसे साफ सफाई करना, लेकिन वो ये काम तभी करते हैं जब उनको उसके पैसे मिलेंगे, जैसे किसी होटल पे, रेस्टोरेंट पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर यह है कि वुमेन को वर्क को वैल्यू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वुमेन की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन घटती चली जा रही है और उनको बराबर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू मेन। तो पिछले कुछ सालों में कई सारे वुमेन्स जो पढ़ी लिखी वुमेन थी, अवेयर वुमेन थी, उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई है, कई सारे छोटे बड़े मूवमेंट्स किए हैं और आवाज़ उठाई है कि हमको भी इक्वली ट्रीट करो, हमारे काम को भी तुम वैल्यू करो, हमको भी उसी तरीके से स्टेटस दो जो मेन का है एक सोसाइटी के अंदर। और ऐसे ही जो छोटे बड़े मूवमेंट्स वुमेन ने किए हैं अपने स्टेटस को अच्छा करने के लिए, अपने लिए इक्वालिटी की मांग करने के लिए, उन सभी मूवमेंट्स को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? ये वो मूवमेंट्स हैं जो वुमेन ने किए और भी कई सारे लोगों ने किए, वुमेन के स्टेटस को, सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस को इंप्रूवमेंट लाने के लिए और वुमेन को इक्वली ट्रीट करने की मांग को उठाने के लिए ये सारे मूवमेंट्स किए गए। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट आई थिंक आपको क्लियर होता है। लेकिन ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुए और ये कोई आज तक इनसे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ पाया है। थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। इसलिए आज के टाइम पर भी हमको कई सारी ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर वुमेन के साथ भेदभाव किया जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वुमेन है, क्योंकि सिर्फ वो गर्ल है, क्योंकि वो एक लेडी है। तो इस टॉपिक में यानी डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन में हम समझेंगे कि कौन कौन से तरीके से जो वुमेन है उनको सफ़र करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वुमेन है। सबसे पहला है पढ़ाई के मामले में। आज के टाइम पर आप देखोगे तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो लड़के पर तो दम से पैसा खर्च करते हैं लेकिन लड़की की एजुकेशन पर पैसे खर्च नहीं करते हैं, इवन आफ्टर कि लड़की अच्छा परफॉर्म करे और तब भी वो पैसे खर्च नहीं करते क्योंकि उनका मानना होता है लड़की तो पराया धन है। जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि लड़की की जो लिटरेसी रेट है, जो फीमेल की लिटरेसी रेट है, वो एज़ कम्पेयर टू मेल बहुत कम रह गई है आज हमारे देश में। दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन जो उनको सफ़र करना पड़ता है वो होता है कि उनके काम को कोई वैल्यू नहीं करता, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। ऑन एन एवरेज अगर तुम देखोगे तो एक इंडियन वुमेन 1 घंटे ज़्यादा काम करती है मेन के मुकाबले। अगर मैं 10 घंटे कर रहा हूँ तो वुमेन 11 घंटे करेगी, लेकिन मेरे काम को वैल्यू किया जाएगा क्योंकि मेरा काम सबको दिखेगा, क्योंकि मैं बाहर का काम कर रहा हूँ, लेकिन उनके काम को वैल्यू नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाती, उनको ताने सुनने पड़ते हैं। आए दिन कई सारी फैमिलीज़ में आपको सुनने को मिलता हुआ वुमेन को बोला जाता है कि तुम करती ही क्या हो, कि जबकि रियलिटी में वही सब करती हैं, वही घर को घर बनाकर रखती है। तीसरी चीज़ जो उनको सफ़र करना पड़ता है, तीसरा जो भेदभाव उनको सफ़र करना पड़ता है वो ये है कि उनको इक्वल सैलरी नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू मैन सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए। आपको बॉलीवुड में ये चीज़ देखने को मिलेगी, आपको अलग अलग फील्ड्स में ये चीज़ देखने को मिलेगी। हीरो और हीरोइन की जो सैलरी है, फीस है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हीरो को अगर 10 करोड़ मिलेंगे तो हीरोइन को 2 करोड़ मिलेंगे, जबकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं, दोनों उसी मूवी में काम कर रहे हैं, दोनों के उतने डायलॉग्स हैं, लेकिन फिर भी सैलरी अलग अलग है मेन और वुमेन की। और हमारे देश में एक इक्वल वेजेस एक्ट भी है जो ये कहता है कि सबको इक्वल सैलरी दो अगर सेम काम है, लेकिन फिर भी हमारे देश में उस एक्ट को फॉलो नहीं किया
किया जाता है और मेल और फीमेल की जो सैलरी है उसमें इतना अंतर बना रहता है। और ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, कई सारी फील्ड में है, वरना आप मेरे कमेंट सेक्शन में बॉयकॉट बॉलीवुड लिखने लग जाओ। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। चौथा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ही गंदा डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें क्या होता है, हमारे देश में कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर पेरेंट्स प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हैं, या फिर कह सकते हैं कई सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो प्रॉपर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये चीज़ें करते हैं। उनके अंदर पुत्र मोह इतना होता है, यानी कि लड़के को पाने की चाह इतनी होती है कि वो जन्म होने से पहले ये चेक करा लेते हैं कि लड़का होने वाला है लड़की, और अगर लड़की होती है तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं। यानी सोचो, एक बच्ची जो इस दुनिया में आई नहीं है उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बच्ची थी। तो इसका असर क्या पड़ रहा है, इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। कई सारे भारत में ऐसे हिस्से हो गए हैं जहाँ पर लड़के इतने सारे हो गए हैं और लड़की बिल्कुल कम है, जिससे लड़कों की शादी नहीं हो रही है। और करो इनकी भ्रूण लिंग हत्या, तुम्ही लोगों को भुगतना पड़ेगा, है ना। तो ये लेकिन बहुत गलत चीज़ है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और अगर हमारे आसपास ऐसा होता है तो इसको सिर्फ सोचना नहीं, इसको रुकवाना भी पड़ेगा। फिफ्थ जो डिस्क्रिमिनेशन है जो वुमेन को सफ़र करना पड़ता है वो ये है कि कई सारे वुमेन के साथ क्या होता है, उनको उनके काम को वैल्यू नहीं करते, तो उनकी हमको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कई सारी फैमिलीज़ में उन पर वायलेंस किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है, मोलेस्ट किया जाता है। और एक वुमेन अगर रोड पर चलती है तो उसको अनसेफ फील कराया जाता है जस्ट बिकॉज वो वुमेन है। तो ये सारे वो तरीके हैं जिनसे वुमेन को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ वुमेन है इस वजह से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है कि हम वुमेन को स्टेटस को इम्प्रूवमेंट ला सकें, वुमेन की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनकी सफरिंग्स हैं, इनको ख़त्म कर सके। तो कई सारे वुमेन ने छोटे बड़े मूवमेंट्स किए थे, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इन छोटे बड़े मूवमेंट्स का कोई बहुत खास काम का नहीं है, क्योंकि इससे हमें क्या होता था, जो पब्लिक है उसका अटेंशन नहीं मिल पाता था। और जब तक पब्लिक का अटेंशन नहीं मिलेगा, हमारी डिमांड जो मांगे हैं वो कौन सुनेगा। तो कई सारी वुमेन ने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि वुमेन के बारे में बात की जाए, वुमेन इश्यूज़ के बारे में बात की जाए, तो हमको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमारे पास पावर होगी, जब हमारे पास पावर होगी तो हम हमारे हक की बात कर पाएंगे। तो वुमेन ने आर्ग्यू किया है कि सबसे अच्छा तरीका वुमेन इश्यूज़ पर बात करने का, वुमेन को इक्वालिटी दिलाने का, वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने का, वो है वुमेन को पॉलिटिक्स में आना। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर भी आप देखोगे तो आज के टाइम पर वुमेन पॉलिटिक्स में बहुत कम नंबर्स में है, मैन ही भरे पड़े हैं। और मैन भी नहीं चाहते हैं कि वुमेन इतने ज़्यादा नंबर्स में पॉलिटिक्स में आए। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर हम चाहते हैं कि वुमेन को पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। जैसे रिजर्वेशंस दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। जैसे हमारे देश में SCs, STs, OBCs, मुस्लिम्स, इन सबको रिजर्वेशंस दिए गए हैं, आरक्षण दिए गए हैं। अगर आप सच में चाहते हो, जेन्युइनली चाहते हो कि पॉलिटिक्स में वुमेन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो आप इनको भी आरक्षण दे दो कि भाई इतनी सीट्स तो आपकी पक्की हैं, इतनी सीट्स पे तो कोई मैन आ ही नहीं सकता है। यही सेम चीज़ हमारे देश में लोकल लेवल पे तो की गई है, यानी पंचायत लेवल पर, जहाँ पर 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व हैं। लेकिन हायर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर यहाँ पर नहीं की गई। यानी जहाँ पर असली पावर होती है वहाँ पर आपने वुमेन को आरक्षण नहीं दिया, वहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने इशूज़ को आज सही तरीके से रेज नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ समझी कि वुमेन का जो इश्यूज़ है या जेंडर का जो इश्यूज़ है, अगर हम इसको पॉलिटिक्स में लाएंगे तो इससे क्या होगा, जेंडर इशू जो होगा वो पूरे देश के सामने रखा जाएगा और इससे वुमेन को फ़ायदा होगा। और इससे सिर्फ वुमेन को फ़ायदा नहीं होगा, ओवरऑल पॉलिटिक्स में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स में ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, तो इससे जो पॉलिटिक्स है उसका माहौल एक अच्छा बनेगा। और अगर हम पॉलिटिक्स में सिर्फ धर्म जाति की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स का माहौल बिगड़ेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम जेंडर को पॉलिटिक्स में लाएंगे और पॉलिटिक्स में लाकर जेंडर के बारे में बात करना शुरू करेंगे, फीमेल के बारे में, तो इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलेगा। तो ये तो तुम्हारी ख़त्म होती है जेंडर की कहानी, कि जेंडर को कैसे पॉलिटिक्स में लाया जा सकता है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कैसे इम्पैक्ट पड़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, और यही हमारे देश की खूबसूरत बात है। और जब हमारे देश में इतने अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ऑब्वियस चीज़ है कि धर्म के बारे में राजनीति में चर्चा की जाएगी। यानी एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं किया जा सकता और ना ही करने की ज़रूरत है। एक्चुअली जब धर्म और राजनीति एक साथ आते हैं तो कई सारे अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं अगर पॉलिटिक्स को अच्छे से किया जाए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं किया जाता है। हमारे देश में धर्म का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। कैसे फ़ायदा उठाया जाता है बताता हूँ मैं आपको। जो धर्म और
राजनीति है, जब ये एक साथ आते हैं तब प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटना शुरू कर देते हैं और अलग अलग धर्मों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जब धर्म के नाम पर गलत तरीके से राजनीति की जाती है, पॉलिटिक्स गलत तरीके से की जाती है, तो लोगों को बोला जाता है कि तुम्हारा रिलीजन बेस्ट है, बाकी सब रिलीजन तुम्हारे मुकाबले छोटे छोटे हैं और तुम और दूसरे रिलीजन के लोग तुम्हारे क्या हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं। तो पॉलिटिक्स में जब बहुत ज़्यादा रिलीजन आ जाता है, जब धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा राजनीति करने लगते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आने लगती है कि लोगों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। और इस तरीके से जब पॉलिटिक्स चलाई जाती है धर्म के नाम पर, तो इस पॉलिटिक्स को हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। आज के टाइम पर अगर मैं बोलूं तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम्युनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमारे देश में लोगों को धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है डेफिनेटली, और इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, इस प्रकार की राजनीति जिसमें क्या किया जाता है, लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारा धर्म बेस्ट है, बाकी सारे धर्म क्या हैं, बाकी सारे धर्म तुम्हारे धर्म के मुकाबले छोटे हैं। और ये चीज़ सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, जितने भी धर्म हैं हर धर्म के लिए की जाती है और हर धर्म की पॉलिटिकल पार्टीज इन सभी चीज़ों को करती हैं सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। कई बार तो कम्युनलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा राजनीति होने लगती है कि लोगों को बोला जाता है कि एक धर्म के लोगों के लिए एक अलग देश होना चाहिए और अलग धर्म के लोगों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, और ऐसी ऐसी बातें भी देश के अंदर की जाने लगती हैं। जबकि रियलिटी है, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो समझता है पॉलिटिक्स को, जो समझता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो ये बोलेगा कि हर एक धर्म का अपना एक खूबसूरती है, हर एक धर्म हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी एक पहचान है। तो अच्छी चीज़ ये है कि अगर देश को शांति से चलाना है, देश के अंदर अच्छा माहौल बनाना है, तो हर धर्म की रिस्पेक्ट करके चलो। तो ये चीज़ तो तुमको समझ में आती है कि हमको कैसे चलना है। लेकिन अब हम समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में कि जब धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो उसकी जनता पर क्या असर पड़ते हैं, पॉलिटिक्स में क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसका कैसे फ़ायदा उठाती हैं। यानी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। यानी जब धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है तो उसके क्या क्या असर पड़ते हैं उसको हम जानेंगे। पहला असर पड़ता है जनता पर। जो जनता के जो विचार होते हैं ना वो बदलने लगते हैं। अगर आपका जो विचार है अभी आज के टाइम पर अलग है, लेकिन अगर मैं आपको आने वाले 20 दिन तक कोई ऐसी नफरती चीज़ें दिखाऊं किसी धर्म के खिलाफ, तो आपके क्या होंगे, थॉट्स बदलने लगेंगे। यही चीज़ होती है जब धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। जो लोग होते हैं उनकी जो डेली लाइफ के जो विचार होते हैं अलग अलग धर्म को लेकर वो बदलने लगते हैं। वो मानने लगते हैं कि उनका धर्म बेस्ट है, बाकी सभी धर्म क्या हैं, बाकी सभी धर्म उतने अच्छे नहीं हैं जितना अच्छा उनका धर्म है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो दूसरे धर्म के लोगों को अपना दुश्मन भी मानने लगते हैं। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है धर्म की राजनीति की वजह से, कम्युनलिज्म की वजह से, वो ये होता है कि हर रिलीजन कोशिश करता है कि वो क्या करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो जाए और देश के ऊपर क्या करे, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले। क्योंकि जो रिलीजन ज़्यादा संख्या में होगा पॉलिटिकल पार्टीज उसी को सपोर्ट करेंगी क्योंकि वो उनको ज़्यादा वोट देगी। तो कम्युनलिज्म में क्या होता है, वो रिलीजन जो वो धर्म के लोग जो मेजॉरिटी में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खुद को पूरे देश पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो छोटे छोटे रिलीजन होते हैं, जो लोग कम संख्या में है लाइक क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, इनको इनसिक्योर फील होने लगता है। यही सेम चीज़ हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में भी देखी थी। वहाँ पर क्या किया गया था, सिन्हालास डोमिनेट करने लगे थे तो उससे जो दूसरे जो लोग थे तमिल, उनको इनसिक्योर फील होने लगा था। तीसरी चीज़ क्या होती है, आज के टाइम पर जैसे आपको देखने को मिल जाता होगा, पहले के टाइम पर भी ये होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, ये धर्म के नाम पर लोगों का फ़ायदा उठाती हैं। इसमें एक चीज़ आई है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन। मोबिलाइजेशन का मतलब अपनी तरफ खींचना और रिलीजियस लाइन का मतलब धर्म के नाम पर। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, अलग अलग लोगों को धर्म के नाम पर अपनी तरफ खींचती हैं, भले ही उन्होंने काम कुछ ना किया हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगी, काम जरूर कुछ ना किया हो लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को अपनी तरफ खींचेंगी। कैसे, वो लोग अलग अलग धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगी, ऐसी ऐसी स्पीचेस का इस्तेमाल करेंगी जिससे लोग इमोशनल हो जाएं कि हम तो आप ही के धर्म के हैं जी, आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन हमारा साथ देगा। लोगों के मन में डर पैदा करेंगी। डर कैसे पैदा करेंगी, जैसे आज के टाइम पर हो रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो हिंदुओं के मन में डर पैदा किया तो इससे क्या होगा, सारे हिंदू एक साथ आ जाएंगे और फिर वो एक पार्टी को वोट करेंगे। जैसे मुस्लिम खतरे में है तो इससे वो लोग क्या करेंगे, सारे मुस्लिम को एक साथ ले आएंगे और मुस्लिम के वोट अपनी पार्टी में ले जाएंगे। और हमको ये लगता है कि ये धर्म की ये जो पार्टीज़ हैं ये धर्म की चिंता कर रही हैं। नहीं भाई, इनको धर्म की चिंता नहीं होती है, इनको सिर्फ वोट की चिंता होती है। तो एक तीसरी चीज़ क्या की जाती है, जब बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर राजनीति करनी होती है तो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट खींचने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, जिसके लिए वो लोग ऐसी ऐसी स्पीचेस का इस्तेमाल करते हैं सो दैट अलग अलग धर्म के लोग उनकी तरफ आ जाए। चौथी चीज़ जो सबसे खतरनाक है, जब बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो कई सारी जगहों पर बड़े बड़े दंगे भी होने लगते हैं, बड़े बड़े राइट्स भी होने लगते हैं। जैसे आज के टाइम पर आपने देखा होगा हरियाणा में भी नूह में वायलेंस हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में। ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच में वायलेंस हुआ, आपको क्या लगा ये बस हो गया, यूं ही हो गया? नहीं, इन सब के पीछे जो
एक बहुत बड़े बड़े फोर्सेस काम करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती हैं, वही लोग मिलकर ये सारे कम्युनल राइट्स ये सारी चीज़ें कराती है। सो दैट वो क्या कर सकें, वो बता सकें कि आपका धर्म खतरे में है, आप हमें वोट दो, आपका धर्म खतरे में है, आप हमें वोट दो। मतलब वोट देने से सारा धर्म का जो जितना भी खतरा है वो टल जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको आज के टाइम पर एक बहुत ही अवेयर नागरिक बनना पड़ेगा, सो दैट आपको कोई भी पॉलिटिक्स में बेवकूफ़ बनाकर ना चला जाए, ठीक है। तो अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी टाइम पर जो लीडर्स थे उनको पता था कि ये जो कम्युनलिज्म की वजह से इतनी सारी दिक्कतें देश पर आने वाली हैं, तो उन्होंने तभी एक ऐसी चीज़ बना दी थी जिससे ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स कम्युनलिज्म की वजह से आती हैं, धर्म की राजनीति की वजह से आती हैं, उन सबको हम ओवरकम कर सके। और वो चीज़ थी मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, हमारा इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। आपने कई बार पढ़ा होगा, हमारे देश में सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाता है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री इसलिए है सो दैट वो क्या कर सके, कम्युनलिज्म, धर्म की राजनीति की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन सबको ओवरकम कर सके। अब सवाल ये है कि सेक्युलरिज्म ऐसा क्या कर देता है कि हम धर्म की राजनीति से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं। तो सेक्युलर जो मॉडल है हमारे देश का, उसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे अधिकार हैं जो भारत को दिए गए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम किसी एक धर्म का किसी एक धर्म को लेकर हम प्रमोट नहीं करते, हम सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो सेक्युलर मॉडल ये कहता है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो सब जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन है, तो इसलिए ये बोल दिया गया कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि भारत सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र है, या भारत सिर्फ एक मुस्लिम राष्ट्र है, या भारत सिर्फ एक ईसाई राष्ट्र है। तो पहली चीज़ सेक्युलर मॉडल क्या कहती है कि इंडिया हैज़ नो रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन, साथ ही साथ हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट भी किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, इंडिया में क्या किया गया है, सेक्युलरिज्म के तहत इंडिया में हर सिटीजन को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकता है, अपने मन का रिलीजन चुनकर उसको प्रैक्टिस कर सकता है। आपका मन है क्रिश्चियनिटी को चुनना, आप करो भाई, उसको करो। आपका मन है मुस्लिम को चुनना, आप करो, उसको करो। आपका मन है हिंदू को चुनना, हिंदू धर्म को चुनना, आप करो, उसमें करो, नो प्रॉब्लम। तीसरी चीज़ जो सेक्युलरिज्म है हमारे देश में, वो ये भी कहती है कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आप किसी के साथ ये नहीं कह सकते कि तुम मुस्लिम हो मेरे पास मत आओ, तुम हिंदू हो तुम मेरे पास न मत आओ। तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कहता है, सेक्युलरिज्म क्लियर कहता है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। और चौथी चीज़, जो संविधान है हमारा, जो सेक्युलरिज्म है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को, अलग अलग सरकारों को पावर देता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, रिलीजन के मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कहीं पर आपको लगता है कि धर्मों के बीच में दिक्कतें होने वाली हैं, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, तो सरकार के पास पावर है वो इनके लिए कदम उठा ले, इनके कॉन्फ्लिक्ट को रोक दे और इनके बीच में इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करे। तो ये चार चीज़ें सेक्युलर मॉडल के अंदर आती हैं, और इन चार चीज़ों की मदद से हम क्या करते हैं, धर्म की राजनीति जो हो रही है उसको ओवरकम करते हैं। धर्म की राजनीति की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको ओवरकम करते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी समझना ज़रूरी है कि जो कम्युनलिज्म है, जो धर्म के नाम पर राजनीति है, उससे सिर्फ किसी एक धर्म के लोग या दो धर्म के लोगों को खतरा नहीं है, उससे पूरे देश को खतरा है, क्योंकि उससे पूरा देश ही खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आज ही ये डिसाइड करो कि हमको कैसे बनना है, हमको सेक्युलरिज्म बनना है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करना है, हमको धर्म की राजनीति के खिलाफ लड़ना है। राजनीति करनी है आपको, आप इकोनॉमी के नाम पे करो, रोज़गार के नाम पे करो, ऐसे इश्यूज़ के नाम पे करो जो सच में मैटर करते हैं। धर्म, कास्ट, इन सब के नाम पर जो राजनीति होती है वो गंदी राजनीति होती है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जब धर्म और राजनीति को आपस में मिला दिया जाता है तो उसके रिजल्ट कैसे निकलते हैं, उसके रिजल्ट नेगेटिव निकल कर आते हैं। तो जब जेंडर और पॉलिटिक्स को मिलाते थे तो पॉजिटिव निकल कर आते थे, और जब रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिलाते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव निकल कर आते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में तो कास्ट सिस्टम भर भर कर फैला हुआ है। एक कास्ट के अंदर 10-10 कास्ट भरी हुई हैं। अगर आप पंडितों को देखोगे तो पंडित के अंदर भी 10 कास्ट की कैटेगरी आती हैं कि ये हायर पंडित हैं, ये लोअर पंडित है। अगर आप ब्राह्मण्स को देखोगे, अगर आप ठाकुर को देखोगे, क्षत्रिय को देखोगे, कायस्थ को देखोगे, हर कास्ट के अंदर आपको बहुत सारी कास्ट देखने को मिल जाएंगी। और इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि इतनी सारी कास्ट है, प्रॉब्लम ये है कि कास्ट के नाम पर भेदभाव भी होता है। और इसीलिए कई बड़े बड़े लीडर्स रहे, जैसे ज्योतिबा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन्होंने यही कहा कि हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पर ये जाति का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो जाए। यहाँ तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की सुनता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी होने के बावजूद भी हमारे देश में कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आज भी जाति के नाम पर भेदभाव होता है, जहाँ पर आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस को एक पाप की तरह देखा जाता है, जहाँ पर आज भी छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी होती है, जहाँ पर आज भी
वो पुराने तरीके का सिस्टम चलता है कि अगर इस टेम्पल में हायर कास्ट के लोग जा रहे हैं तो लोअर कास्ट के लोग नहीं जाएंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर इंडिया में बन चुकी है। एक तो धर्म के नाम पर प्रॉब्लम बन रही है और जाति के नाम पर। और जब भी कोई प्रॉब्लम बनती है तो उसका मुद्दा बनाने के लिए राजनीति तो है ही, क्योंकि राजनीति में आपको मुद्दा ज़रूर बनाए जाते हैं लेकिन उनके सॉल्यूशन आपको कम मिलते हैं। कहीं पर किसी भी टॉपिक का आप एग्जाम्पल उठाकर देख लो। तो राजनीति में क्या होता है, जब लोगों ने देखा कि भारत में इतना ज़्यादा जातिवाद फैला हुआ है, कास्ट सिस्टम फैला हुआ है, तो उन्होंने कास्ट के टॉपिक को पॉलिटिक्स में भी ले गए। अब जिस तरीके से जब कम्युनलिज्म होता है तो कम्युनलिज्म में क्या करते हैं, हम सोसाइटी को बोलते हैं कि जो है बस धर्म ही है। उसी तरीके से जब कास्टिज्म होता है तो कास्टिज्म में हम क्या बोलते हैं, जो है बस जाति ही है, कास्ट ही है, उसके अलावा ये समाज, ये सोसाइटी कुछ भी नहीं है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कास्ट को अपने साथ मिलाती हैं और कास्ट के दम पर इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करती है। अब जो कास्ट है, जातियाँ हैं, वो एक इतना बड़ा टॉपिक बन गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, कई सारे डिसीजंस ऐसे लेती हैं जिससे वो क्या कर सकें, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को इम्प्रेस कर सकें, उनके वोट ले सकें। जिसके कुछ एग्जांपल हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्या होता है, जब पॉलिटिक्स में कास्ट आ जाती है तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं इलेक्शन में, तो वो ऐसा कैंडिडेट खड़ा करती हैं इलेक्शन में जिसकी कास्ट कैसी हो, जिसकी कास्ट मेजॉरिटी में हो। सपोज करो कोई जगह है जहाँ पर 80% श्रीवास्तव है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करेगी जिसकी कास्ट क्या होगी, श्रीवास्तव होगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो उनको वोट मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, कई बार अपने कास्ट ग्रुप से, यानी जो भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है उससे कहती हैं कि जाओ तुम अपनी जाति वाले लोगों से, कास्ट वाले लोगों से इमोशनल अपील करो, यानी उनको भावुक करो, उनको बोलो यार आप ही तो हमारी जाति के हो, आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन हमारा साथ देगा। ऐसी ऐसी बातें करो सो दैट वो लोग भावुक हो जाएं, वो कास्ट के लोग भावुक हो जाएं और आपको सारे वोट देने। सपोज करो किसी जगह से कोई श्रीवास्तव कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वो बाकी सारे श्रीवास्तवों के पास जाएगा, उनको बोलेगा कि आप ही तो हमारे हैं, आप हमें वोट नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसी इमोशनल बातें करेगा और उनको भावुक करके उनके वोट खींचने की कोशिश करेगा। ऐसी चीज़ें भी की जाती हैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, जस्ट बिकॉज वो कास्ट को एक मुद्दा बनाते हैं और कास्ट के दम पर इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ ये हुई है कि हमारे देश में 1 पर्सन 1 वोट है, यानी एक बंदे का एक ही वोट है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करना पड़ता है, वो सिर्फ एक कास्ट के दम पर तो इलेक्शन जीत नहीं सकती हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, और भी कास्ट के पास जाना होता है, उनका भी सपोर्ट गेन करना होता है, जिसका फ़ायदा उन कास्ट को मिला है जिन कास्ट की पहले बात नहीं होती थी। पहले दलित्स के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन आज दलित को प्रॉपर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि सबको पता है दलित के पास वोट है और जिसके पास वोट है उसकी वैल्यू की जाएगी डेमोक्रेसी में। तो तीसरी चीज़ ये हुई है, पॉलिटिक्स में कास्ट आने की वजह से कई सारी ऐसी बैकवर्ड कास्ट थी, कई सारी ऐसी जातियां थी जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन अब उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट चाहिए है। तो ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि कैसे जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ कास्ट को ध्यान में रखकर ही अपने ज़्यादातर डिसीजंस लेती हैं, जैसे इलेक्शन में किसे खड़ा करना है, किसे खड़ा नहीं करना है। अब एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन को सिर्फ कास्ट के दम पर ही जीत सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि हमने सिर्फ अपनी जाति का बंदा खड़ा कर दिया तो हम इलेक्शन जीत गए, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, देश में कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है, कोई भी ऐसी सांसद वाली जगह नहीं है जहाँ पर कोई एक कास्ट के लोग ही मेजॉरिटी में रहते हो। वहाँ पर 20% ब्राह्मण होंगे, 20% मुस्लिम्स भी होंगे, 20% कायस्थ भी होंगे, 20% ठाकुर भी होंगे। तो ऐसे केस में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेगी, कोई एक कास्ट तो मेजॉरिटी की है नहीं, तो वो सिर्फ कास्ट के दम पर इलेक्शन को नहीं जीत पाएगी, उसे अपने काम भी करके दिखाने पड़ेंगे, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट गेन कर पाएगी। दूसरी चीज़ जो हमें ये बताती है कि सिर्फ कास्ट के दम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो ये है कि कभी भी किसी एक पार्टी को किसी एक कास्ट के सारे वोट्स नहीं मिलते। जैसे अगर मैं बोलूँ यूपी में इलेक्शंस होते हैं और यूपी में अखिलेश यादव जी जब खड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूपी के सारे यादव अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे। 70-80% करते हैं, लेकिन 20% नहीं भी करते हैं। इसका मतलब अगेन यही निकलता है कि अगर किसी को इलेक्शन जीतना है तो उसे और कास्ट के लोगों को भी इंप्रेस करना पड़ेगा। और दूसरे कास्ट के लोग कैसे इंप्रेस होंगे, सिर्फ जाति के नाम पर तो नहीं होंगे, वो लोग होंगे काम के नाम पर। तो अगेन इससे भी हमें पता चलता है कि सिर्फ कास्ट के दम पर इलेक्शंस नहीं जीत सकते। तीसरी चीज़ जो हमें ये बताती है कि सिर्फ कास्ट के दम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो ये होती है कि सपोज करो आप एक, देखो सिंपल सी चीज़ है, कोई एक पार्टी तो समझदार है नहीं, सारी पार्टी समझदार है। अगर मान लो किसी जगह पे कोई एक कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा हैं, सपोज करो श्रीवास्तव 80% है, तो कोई एक पार्टी तो समझदार है नहीं, सारी पार्टी समझदार है, वो सब अपने कैंडिडेट खड़ा कर देंगी जिनकी कास्ट क्या होगी, श्रीवास्तव होगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एक जगह जहाँ पर 80% लोग श्रीवास्तव हैं, वहाँ से 3-4 लोग खड़े होंगे, 3-4 लोगों की सेम सबकी कास्ट श्रीवास्तव होगी। तो ऐसे में लोग किस पर वोट करेंगे, सिर्फ कास्ट के नाम पर तो वोट करेंगे नहीं, ऐसे में लोग उसकी पर्सनैलिटी देखेंगे, बंदे का काम देखेंगे,
देखेंगे तभी तो वोट करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर ये सोचती हैं कि सिर्फ कास्ट के दम पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी निकल आती है। क्योंकि कई सारे केसेस में ये देखा गया है कि भले ही आपने अच्छे से अच्छा बंदा खड़ा कर दिया हो जिसकी कास्ट मैच होती है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है क्योंकि उस बंदे ने कोई काम ही नहीं कर रखा। चौथी चीज़ जो हमें बताती है कि कास्ट के दम पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो सबसे सिंपल है कि हमारे देश में आप देखोगे हर 5 साल 10 साल में सरकारें बदलती रहती हैं, MPs MLAs इलेक्शन हारते रहते हैं। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब देश की जनता कास्ट को हटाकर काम के नाम पर वोट दे, क्योंकि कास्ट कंपोजिशन तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत बदलेगा। तो अगर कास्ट के नाम पर वोट देंगे तो हमेशा एक ही बंदा जीतता रहेगा। लेकिन हमारे देश की जनता सिर्फ कास्ट के नाम पर वोट नहीं देती है और कास्ट के नाम पर इलेक्शन नहीं जिताती है। इसी वजह से क्या होता है, हमारे देश में सरकार हर 5 साल 10 साल में बदलती रहती है, MPs MLAs इलेक्शन हारते रहते हैं। तो ये तो हमने देखा कैसे कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर। अब हम देखेंगे कैसे पॉलिटिक्स जब कास्ट में आती है, जब कास्ट के अंदर ही पॉलिटिक्स होने लगती है, राजनीति होने लगती है, तो क्या होता है। आप बोलते हो ना कई सारी जगहों पर, जैसे कहीं पर कुछ हो रहा होता है तो कहते हैं ये बंदा राजनीति कर रहा है। ऐसे कास्ट जो होती हैं, जातियाँ जो होती हैं, उनके अंदर भी क्या हो रही होती है, अपनी एक अलग खिचड़ी पक रही होती है, उनके अंदर भी अपनी एक अलग राजनीति चल रही होती है। कैसे चल रही होती है बताता हूँ। अब देखो, सबको पता है कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। तो हर कास्ट ग्रुप क्या करता है, खुद को बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करता है कि वो बड़े से बड़ा ग्रुप बना ले, जिससे वो क्या कर सके, अपनी मेजॉरिटी साबित कर सके और एक डोमिनेट कर सके पूरे उस जगह पर जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। सपोज करो कोई एक कास्ट है पंडितों की, ठीक है, तो पंडित लोग क्या करेंगे, उनके अंदर जितनी भी कास्ट आती हैं उन सब कास्ट को एक साथ लाएंगे सो दैट वो क्या कर सकें, अपना डोमिनेंस शो कर सकें। सपोज करो कास्ट है कायस्थ की, तो कायस्थ लोग क्या करेंगे, जितनी भी कास्ट उनमें आती है उन सबको अपने साथ लाएंगे सो दैट वो अपने ग्रुप को बड़ा बना सकें। और जब उनका ग्रुप बड़ा बन जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगेगा या तो ये तो बहुमत में है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट करेंगे और ये लोग डोमिनेट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, कैसे राजनीति की जाती है कास्ट के अंदर, तरीके से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन बनाती हैं, उसी तरीके से कई सारी कास्ट जो होती हैं वो भी गठबंधन बनाती हैं, कोलिशन बना लेते हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। जैसे एक कास्ट ग्रुप दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ मिल जाएगा और उनके साथ दोस्ती यारी कर लेगा सो दैट वो खुद को क्या मत कर सके, खुद के ग्रुप को और बड़ा बना सके। और सिंपल सा चीज़ है, देखो सिंपल सी चीज़ है, कास्ट ग्रुप क्या करना चाहते हैं, वो भी अपने आप को मेजॉरिटी में लाकर अपना डोमिनेंस शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई हम भी पावरफुल हो सकते हैं पूरी जगह पे। तो उसके लिए वो कुछ कदम उठाती हैं। जैसे दूसरे में हमने बोला कि एक कास्ट ग्रुप दूसरे कास्ट ग्रुप के पास जाएगा, जो उनसे थोड़ा बहुत रिलेटेबल होगा, उनके साथ क्या करेंगे, गठबंधन कर लेंगे, जिससे क्या होता है, कई जगहों पर अच्छा माहौल भी क्रिएट होता है, क्योंकि उन दोनों कास्ट ग्रुप के बीच में बातचीत होने लगती है, बातचीत बढ़ने लगती है, और कई जगहों पर माहौल गर्म भी हो जाता है, बिगड़ भी जाता है। तीसरी चीज़ जो एक अच्छी चीज़ होती है जब कास्ट के अंदर राजनीति की जाती है, जातियों के अंदर राजनीति की जाती है, वो ये चीज़ है कि कई सारे कास्ट ग्रुप है जिनको पहले इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लाइक दलित्स हो गए, जो ऑप्रेस्ड पीपल जिनको हम कहते थे, लेकिन अब उनके बारे में बात होने लगती है। क्यों? क्योंकि क्या है, हर जाति चाहती है खुद को बड़ा करना, हर जाति का समूह, हर जाति का ग्रुप खुद को बड़ा करना चाहता है, तो वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जातियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट ग्रुप हमारे साथ आए। तो इसके लिए क्या होने लगता है, जब पॉलिटिक्स जो राजनीति है वो कास्ट को इन्फ्लुएंस करने लगती है, तो कई सारे कास्ट ग्रुप क्या करने लगते हैं, उन कास्ट के बारे में बात करने लगते हैं जिनको कोई बात नहीं करता था पहले के टाइम पर, और उन्हीं को आज के टाइम पर हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड बुला दिया है कि बैकवर्ड में कौन आ जाएगा, SCs STs OBCs को रख देते हैं, फॉरवर्ड में हम कुछ अपर क्लास लोगों को रख देते हैं, ऐसी चीज़ें करने लगे हैं। तो एक अच्छी चीज़ तो ये हुई है कि जब से कास्ट और पॉलिटिक्स आपस में मिले हैं तब से क्या हुआ है, कुछ ऐसी जातियाँ जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था उनके बारे में बात होने लगी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, जब कास्ट और पॉलिटिक्स को आपस में मिलाया जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो नेता हैं, वो कास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो गलत इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो रिजल्ट ख़राब आएंगे। अगर वो अच्छे रूप से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो ये तो था तुम्हारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तुमको मेनली चीज़ है कि तुमको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी को क्या लगना है, कौन सी मैं एंटरटेनमेंट की वीडियो बना रहा हूँ, तो बस आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपको चीज़ें रिलेटेबल लगी होंगी। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है या कुछ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस वीडियो के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना। एंड यस, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट 1-on-1 क्लियर कर सकता हूँ। तो अगेन एक ही चीज़ है कि आप डाउट्स को सॉल्व कराना है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में एक नई मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।